वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स उसका चैप्टर 9 फॉरेन ट्रेड उसका पार्ट 3 जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली ये पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड में उसमें आ रहा है कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे उसका पहले मीनिंग दिया हुआ है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट शोइंग द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल गुड्स ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब कि एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर हम टेंजिबल जो दिखाई देते हैं वो, और इनटेंजिबल मतलब कि जो सर्विस होती है उन सभी का जो रिकॉर्ड रहता है उसको ही बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो दो टाइप के हैं यहाँ पे, बैलेंस्ड पेमेंट और अनबैलेंस्ड पेमेंट। और इसमें दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक करंट अकाउंट होता है और दूसरा कैपिटल अकाउंट होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में और डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट तभी बैलेंस होगा जब डेबिट साइड की जो वैल्यू होगी वो क्रेडिट साइड की वैल्यू के इक्वल होगी। अगर वो अनबैलेंस रहेगा जब ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होगी। मानो कि क्रेडिट साइड की जो एंट्रीज है उसकी वैल्यू डेबिट साइड की जो एंट्रीज है उससे कम होती है तो उसको डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाएगा। अगर मानो कि क्रेडिट साइड की जो एंट्री है और डेबिट साइड की एंट्री से ज़्यादा होगी तो उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस बोला जाएगा, मतलब कि सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में नीचे जो दिए हुए है उसका क्रेडिट और डेबिट है उसमें लिखा जाता है। तो जब हम बात करें तो इसमें जो एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट की जो एंट्री उसमें रिकॉर्ड होती है वो क्रेडिट साइड में होती है, और पेमेंट जो होता है इंपोर्ट का, इंपोर्ट में जो हम यहाँ पे पेमेंट करते हैं उसकी एंट्री उसमें डेबिट साइड में होती है। दोनों का मतलब कि टोटल सम जो आएगा करंट अकाउंट का उसको ही बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। कैपिटल अकाउंट में बात करें तो इसमें एसेट्स, दूसरा बात करें तो इसमें बॉन्ड, शेयर, गोल्ड, कैपिटल लोन्स, और दूसरा फिक्स कैपिटल जो है उसके बारे में जो रिकॉर्ड रहता है उसको कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरी बात कि इसमें टोटल जो करंट अकाउंट का सम था और कैपिटल अकाउंट का सम था उन दोनों को बैलेंस ऑफ पेमेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसमें 7 फैक्टर यहाँ पे बताए हुए हैं कि कौन से फैक्टर्स जो है वो असर करते हैं। तो एक्सचेंज रेट असर करता है, फिर दूसरा है प्राइस ऑफ ट्रेडेबल गुड्स इन होम कंट्री एंड फॉरेन कंट्री, वेराइटी एंड क्वालिटी ऑफ ट्रेडेबल गुड्स, इनवाइटेबल इंपोर्ट्स, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, लीगल रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड और ट्रेड सपोर्टिंग फैसिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ये सभी फैक्टर है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है हाइपोथेटिकल एग्जांपल ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसमें क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दिया हुआ है। क्रेडिट साइड के अंदर जो है एक्सपोर्ट की गई आइटम और अर्निंग की गई आइटम जो है इन्वेस्टमेंट में, और डेबिट साइड में जो है इंपोर्टेड की गई आइटम और जो मनी पे किया है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो क्रेडिट साइड का जो है वो 600 हो रहा है टोटल, डेबिट साइड का है 800 हो रहा है, और उसका करंट अकाउंट जो है किया तो सम ऑफ द टोटल क्रेडिट साइड और डेबिट साइड जो था तो कितना आया, -200 आया। ये डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट का एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल जो है वो सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट का एग्जांपल है, जिसमें क्रेडिट साइड में बोरोइंग का दिया हुआ है और दूसरी साइड है वो लेंडिंग किया था वो डेबिट साइड दिया हुआ है। तो क्रेडिट साइड का आइटम जो है उसका सम आ रहा है 400, डेबिट साइड की जो आइटम उसका सम आ रहा है 200। उसका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट निकाला तो +200 निकला, मतलब कि ये सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट है। फिर दोनों का हमने सम किए तो इस साइड भी 1000 आ गया, और मतलब क्रेडिट साइड भी 1000 आ गया, डेबिट साइड भी 1000 आ गया, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बैलेंस हो गया, और टोटल जो डिफरेंस है वो 0 हो चुका है, वो भी यहाँ पे बता रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट का। वैसे भी हमें अपनी सोशल लाइफ में भी काम आएगा ये कंसेप्ट। जब भी इंडियन टूरिस्ट हम कोई फॉरेन कंट्री की विजिट करते हैं और वहाँ पे ही और शी मे नॉट एबल टू परचेस द गुड्स देयर इन इंडियन रुपीज़, मतलब कि हम वहाँ पे इंडियन रुपीज़ की नोट बताएंगे तो हमें वो सामान नहीं देंगे। अब दूसरी एक बात करते हैं कि मानो कि कोई इंडिया का इम्पोर्टर है, वो गुड इम्पोर्ट करता है दूसरे कंट्री से, तो उसको भी पेमेंट जो है वो उसकी कंट्री का ही करना पड़ेगा, या तो इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल करेंसी है जो अभी तो $US है जिसमें हम एक्सेप्ट करते हैं, तो उसी पर्टिकुलर करेंसी में हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो ये एक इंडिया की डिमांड है फॉरेन करेंसी जो रिक्वायरमेंट है, मतलब कि हमें फॉरेन करेंसी चाहिए होगी, तो यहाँ पे वो डिमांड का एक एग्जांपल यहाँ पे शो किया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है जब फॉरेनर इंडिया में आता है तो उसको भी डिमांड रहेगी ना इंडिया की करेंसी की। तो इसका एग्जांपल दिया है कि जब टूरिस्ट या तो ट्रेडर्स बैंक में आ जाता है और ऑफिशियली रजिस्टर्ड करेंसी है, ट्रेडर्स उसको कन्वर्ट करना चाहता है, मतलब डोमेस्टिक करेंसी उसको चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसकी खुद की देश की करेंसी या तो एक्सेप्टेबल जो है इंटरनेशनल मार्केट में वो है $US, मतलब इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल करेंसी है, उसमें से वो डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करना चाहता है, तो उसको स्पेसिफिक रेट में वो कन्वर्ट करना पड़ेगा, और स्पेसिफिक टाइम पे ही ये रेट चल रहा
होगा, तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन दी है कि भाई एक्सचेंज रेट क्या है, इज़ द प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी इन टर्म ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। दूसरी डेफिनेशन भी दी है कि इट इज़ द यूनिट ऑफ होम करेंसी रिक्वायर्ड टू बाय 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। तो एक यूनिट अगर हम फॉरेन करेंसी खरीदना है तो इसके लिए हमें कितने होम करेंसी देनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट स्लाइड में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मानो कि यूएस डॉलर जो है वो इंडिया के 60 रुपये के बराबर है, एक यूएस डॉलर। तो हमें उसका मतलब ये हुआ कि $1 हमें ख़रीदना है तो हमें 60 रुपये पे करने पड़ेंगे। उसमें भी एक्सचेंज रेट जो इंडिया का है वो मानो कि बढ़ता है तो हमें इंडियन रुपीज़ जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में, मतलब हमें ज़्यादा इंडियन रुपीज़ देने पड़ेंगे $1 जो है फॉरेन करेंसी का ख़रीदने के लिए। और इसी तरह से वो करेंसी है, फॉरेन करेंसी, वो एक्सपेंसिव बनती जाती है। इसका रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, उसके रीज़न की यहाँ पे बात नहीं की गई है। तो पहले जो हम 60 रुपये देते थे $1 मतलब कि एक यूएस डॉलर ख़रीदने के लिए, अभी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 65 रुपये मतलब 65 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो उसका मतलब ये हुआ कि एक्सचेंज रेट जो है वो राइज़ हुआ इंडिया के लिए। अगर एक्सचेंज रेट फॉल होता है इंडिया के लिए तो उसका मतलब ये हुआ कि हमें कम रुपीस देने पड़ेंगे और इंडिया की पैसों की वैल्यू बढ़ेगी। नेक्स्ट स्लाइड में एक और एग्जांपल दिया है, अगर यूएस डॉलर की प्राइस जो है 60 से 65 रुपीज़ हो जाती है तो इंपोर्टर कब 65 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अर्लियर जो था वो 60 रुपये पे करने पड़ते थे $1 यूएस डॉलर ख़रीदने के लिए, तो इंपोर्ट जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर बात करें तो अगर हमें एक यूएस डॉलर ख़रीदना है, मतलब कि एक यूएस डॉलर हमें चाहिए, तो हमें पहले 60 रुपये में वो मिलता था, अभी हमें वो 65 में मिल रहा है। तो एक्सपोर्टर जो इंडिया में रहेंगे वो उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे यूएस डॉलर ख़रीदने के लिए। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है ख़त्म। ओके, और चैप्टर भी यहाँ पे इसी तरह से पूरा होता है। तो हमने देखा इस चैप्टर में बहुत सारे कॉम्बिनेशन था, अकाउंट के सम थे, अकाउंट के थोड़ी कंसेप्ट भी थे और एग्जाम्पल भी बहुत सारे थे, डेफिनेशन थी, डोमेस्टिक ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में हमने जाना। ओके, व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ओके, रिवाइज़ करते रहना और 2-3 बार रिवाइज़ करना, तब जाके पता चलेगा। ओके, थैंक यू ऑल।